हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग का हमने स्टोरी पढ़ी थी बेल्जियम और श्रीलंका की। आज की इस वीडियो में हम उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेजोरिटोरियम इन श्रीलंका। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छे से ये चैप्टर आपके समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन दोस्तों के पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके पास ज़रूर वीडियो को शेयर करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बताया कि पिछली वीडियो में हमने श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी देखी थी और आज हम उसी के आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो श्रीलंका कंट्री है उसको आज़ादी कब मिली थी? 1948 में। तो आज़ादी मिलने के बाद जो सिन्हाला कमेटी के लीडर्स थे, और ये सिन्हाला कमेटी वही सिन्हाला कमेटी है जो श्रीलंका में मेजॉरिटी में थी, तो ये जो लीडर थे तो ये अपनी गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते थे, अपने डोमिनेंस को बनाए रखना चाहते थे। क्यों? बिकॉज दे वर इन द मेजॉरिटी में थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डोमिनेंस बनाए रखना चाहते थे। जिससे क्या हुआ कि जब सरकार चुन कर आई, जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, तो उसने कई सारे ऐसे मेजर्स लिए, कई सारे ऐसे पॉलिसीज़ लाई जो कि सिन्हाला कमेटी के फेवर में थी, जो सिन्हाला सुप्रीमेसी को क्या करती थी? दिखाती थी, दर्शाती थी। ठीक है, तो ये हुआ। फिर क्या हुआ कि 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसने क्या किया कि जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बना दिया। मतलब जो 1956 में एक एक्ट लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा और उसने जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और तमिल को छोड़ दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब जब ये सब हो गया, आपको पता ही है कि जो गवर्नमेंट है वो किसके फेवर में काम कर रही थी? मेजॉरिटी के फेवर में। मेजॉरिटी में कौन थे? सिन्हाला कमेटी थी। तो ये जो सरकार थी उसने क्या किया? ये बहुत पार्शियलिटी करने लगी, मतलब कि ये बहुत फेवर में काम करने लगी सिन्हाला कमेटी के। यूनिवर्सिटी में इनको अच्छी अच्छी पोजीशन देने लगी। जो गवर्नमेंट जॉब थी इनको इसमें मतलब मोस्ट ऑफ द ये देखा गया कि जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं उन्हीं को सरकारी नौकरी दी जाती थी। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी श्रीलंका की उस टाइम की, वो एक पार्शियलिटी कर रही थी, डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या किया गया कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें ये बोला गया कि जो सरकार होगी, जो स्टेट होगी, यहाँ पे स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से है, तो जो गवर्नमेंट होगी वो प्रोटेक्ट करेगी बुद्धिस्ट रिलीजन को और उसको स्प्रेड करने में भी क्या करेगी? हेल्प करेगी, मदद करेगी। क्लियर है? अब देखो, अब ये जो सारी गवर्नमेंट थी, एक के बाद एक जो सरकार आ रही थी, एक के बाद एक जो वो पॉलिसीज ला रही थी, मेजर्स ला रही थी, इससे धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो श्रीलंकन तमिल से उनको एलिनेशन की फीलिंग आने लगी। एलिनेशन की फीलिंग मतलब कि अलगाव की फीलिंग। उनको ऐसा लगने लगा कि जो सरकार है वो ज़्यादा फेवर में है, किसके? ज़्यादा फेवर में नहीं, बिल्कुल फेवर में है किसके? सिन्हाला कमेटी के। और वो श्रीलंकन तमिल के ऊपर एक भी ध्यान नहीं दे रही है, उनके इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो यहाँ से ये चालू हो गया, प्रॉब्लम चालू हो गई। अब क्या हुआ? उनको ये भी लगा कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो बुद्धिस्ट सिन्हाला के द्वारा रन की जा रही हैं, लेड की जा रही हैं, वो तमिल के लैंग्वेज को या फिर उनके कल्चर को कोई ध्यान नहीं दे रही है और उनके फेवर में कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ या उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है। टोटली उनके साथ क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? तो अब जब उनको लगने लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो क्या कर रही हैं? श्रीलंकन तमिल के पॉलिटिकल राइट्स को उनसे छीन रही हैं। मतलब जो उनको बराबर का इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए वो श्रीलंकन तमिल्स को नहीं मिल रहा है, वो उनसे छीन रही हैं। ऐसा किसको लगने लगा? श्रीलंकन तमिल को लगने लगा। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जॉब्स मिलने में। ठीक है, और ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनको नहीं मिल पा रही है। उनके जो इंटरेस्ट है, उनका जो इंटरेस्ट है उसके प्रति भी क्या किया जा रहा है? डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अब इससे क्या हुआ दोस्तों? आपको पता ही है कि अगर मान लो आपके दो भाई बहन हैं, ठीक है, तो अगर आपके पेरेंट्स एक भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं और दूसरे को कम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे के मन में क्या होगा
कि एक मतलब आप बोल सकते हो डिस्क्रिमिनेशन की भावना जागेगी कि जो पेरेंट्स हैं उसको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, मेरे को नहीं कर रहे हैं, तो एक आप बोल सकते हो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, है ना। तो हुआ ऐसा ही कि क्या हुआ कि यहाँ पे कि ये जो सिन्हाला कमिटी थी और तमिल कमिटीज थी, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू होने लगी, मतलब उनके बीच में थोड़ा मतलब मतभेद होने लगा, ठीक है, आप बोल सकते हो। बहुत समय तक ये चला, ठीक है। और इसके बाद अब श्रीलंका तमिल्स ने सोचा, इन्होंने कुछ पार्टीज लॉन्च की, मतलब इन्होंने कुछ पार्टी बनाई, ठीक है, स्ट्रगल किया, मतलब आंदोलन वगैरह किए, किस लिए कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए और उनको रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाए, किसमें, एजुकेशन प्राप्त करने में, जॉब्स प्राप्त करने में, मतलब कि नौकरियां प्राप्त करने में और एजुकेशन प्राप्त करने में उनको और सिन्हाला कमिटी को बराबर मौका मिलना चाहिए। ऐसा किसने बोला? श्रीलंकन तमिल ने बोला, पार्टीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उनकी जो डिमांड थी फॉर मोर ऑटोनॉमी, मतलब कि ऑटोनॉमी ज़्यादा मिलनी चाहिए, ऐसी श्रीलंकन तमिल को जो डिमांड थी वो क्या की गई, बार बार उसको सरकार ने नहीं माना, उसको डिनाई कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1980 तक, जो 1980 का समय है, तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने जिसमें श्रीलंकन तमिल ने एक तमिल एलम की डिमांड की। अब बात आती है कि ये तमिल एलम क्या है, मतलब कि एक अलग स्टेट की बात की। एलम का मतलब होता है स्टेट, ठीक है। किस पार्ट में? नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। कहने का मतलब है कि जब उनकी श्रीलंकन तमिल की डिमांड को नहीं माना जा रहा था तो वो उन्होंने बहुत सारी पार्टीज बनाई, स्ट्रगल किया और उन्होंने बोला कि जब हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जॉब्स में, हमको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है एजुकेशन में, तो क्या किया जाए, हमारे लिए एक अलग राज्य बना दिया जाए, ठीक है, नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब देखो आगे क्या बोलता है कि अब ऐसी जो कंडीशन थी श्रीलंका में, तो इससे क्या हुआ, ये दोनों कमिटीज के बीच में, किसके, सिन्हाला और तमिल, श्रीलंकन तमिल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया। कॉन्फ्लिक्ट तो पहले भी चालू, मतभेद चालू हो गया था, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे लड़ाइयाँ होने लगी और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था इसने सिविल वॉर का रूप ले लिया, ठीक है ना। मतलब आप बोल सकते हो गृह युद्ध, ये आपस में ही लड़ने लगे, श्रीलंकन तमिल और सिन्हाला कमिटी ये आपस में ही क्या करने लड़ने लगे। इससे क्या हुआ कि थाउजेंड ऑफ पीपल डाइड, मतलब बहुत सारे लोगों, दोनों कमिटीज़ के, अब लड़ाई होगी तो सिन्हाला कमिटीज़ के भी कुछ लोग मरेंगे और तमिल के भी कुछ लोग मरेंगे, तो दोनों कमिटीज़ के हजारों लोग मर गए, ठीक है। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री, बहुत सारी परिवारों को देश छोड़कर एज अ रिफ्यूजी के रूप में जाना पड़ा। बहुत सारी फैमिलीज के लेवलीहुड छिन गए। लेवलीहुड मतलब जिसको आप बोलते हो रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, तो उनको रोटी भी नहीं मिलती थी, अब उनको घर छोड़ के जाना पड़ रहा था। क्लियर है दोस्तों? तो ये था क्या कंडीशन थी श्रीलंका में। अब आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक में कि श्रीलंका की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, एजुकेशन फील्ड में जो डेवलपमेंट था और हेल्थ के फील्ड में जो डेवलपमेंट था वो बहुत ही अच्छा था श्रीलंका का, ठीक है। लेकिन जब ये सिविल वॉर हुआ, इसने बहुत बुरी तरीके से श्रीलंका की इकोनॉमी, ठीक है, कल्चरल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ को क्या किया, अफेक्ट किया, ठीक है। और ये जो सिविल वॉर था ये 2009 में आखिरकार ख़त्म हुआ। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? तो दोस्तों अब हमारे सामने है बेल्जियम का टॉपिक, जो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो चलिए हम इसको भी बड़े आसानी से देख लेते हैं। और इसमें क्या बोलता है कि जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया, दे टुक अ डिफरेंट पाथ, ठीक है ना। उन्होंने जो कंट्री की रीजनल डिफरेंसेस था, कल्चरल डाइवर्सिटीज था, उसको पहचाना। मतलब उन्होंने ये पता लगाया, उनको समझ में आया कि जो कंट्री में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो हमें दोनों के जो इंटरेस्ट को ध्यान में रख कर काम करना होगा, अन्यथा क्या होगा कि श्रीलंका वाली सिचुएशन आ जाएगी। जिससे क्या किया कि इन्होंने 1970 से 1993 के बीच में अपने संविधान को इन्होंने 4 बार क्या किया, संविधान को 4 बार बदला। और ये संविधान में क्यों बदलाव कर रहे थे, जिससे कुछ ऐसे अरेंजमेंट बनाए जा सके जिससे दोनों, जो फ्रेंच कमिटी थी और डच कमिटी, जो जर्मन कमिटी थी, ये विदाउट कॉन्फ्लिक्ट ये साथ रह सकें सेम कंट्री में, ठीक है। अगर
किसी अगर मान लीजिए बेल्जियम भी डिस्क्रिमिनेशन करने लगता तो क्या होता, श्रीलंका जैसी कंडीशन आ जाती। तो इसीलिए बेल्जियम के जो लीडर्स ने इन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया, ठीक है। इन्होंने अपने संविधान में 1970 से लेकर 1993 के बीच में 4 बार बदलाव किया, जिससे क्या किया जाए, एक अरेंजमेंट किया जाए जिससे जो सारी कमिटीज थी वो एक ही देश में साथ मिलकर रह सके, ठीक है। अब देखिए जो ये अरेंजमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ बेल्जियम के, ठीक है, ये दूसरी कंट्री के कंपेयर में डिफरेंट था, मतलब कि अलग था, ठीक है, और ये बहुत इनोवेटिव था। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बेल्जियम के मॉडल दिए गए, मतलब कि क्या अपनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या क्या किया गया था, कुछ चीजें दी गई हैं। चलिए मैं इसको रीड कर देता हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द गवर्नमेंट। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में डच के मेंबर और फ्रेंच के मेंबर बराबर होंगे। मतलब अगर 5 मेंबर डच के होते हैं तो 5 मेंबर फ्रेंच के भी होंगे। क्लियर है। मतलब बोल सकते हो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है। और कुछ ऐसे लॉ की जरूरत थी, कुछ ऐसे नियम की जरूरत थी जिससे कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप में जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होते हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। ऐसे भी कुछ कानून बनाए गए। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि दस नो सिंगल कमिटी कैन मेक डिसीजन ऐसे। अब ऐसे लॉ क्यों बनाए गए, जिससे कि कोई भी सिंगल कमिटी यूनिलेटरी कोई भी डिसीजन ना ले, मतलब अकेले ही कोई डिसीजन ना ले, दोनों कमिटी मिल कर लेंगी, तो जिससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो बहुत सारी ऐसी पावर्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट आर द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मतलब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल जो बोलेगा स्टेट वही करेगा। सेंट्रल अगर सेंट्रल को लगता है कि मुझे करना चाहिए तभी करेगा, नहीं तो वो मना कर देगा, उसको डिनाई कर देगा। ठीक है, ये होता है सबऑर्डिनेट का मतलब। अब देखिए जो ब्रुसेल्स था, ब्रुसेल मतलब जो बेल्जियम की राजधानी थी, वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट था जिसमें दोनों कमिटीज़ के मेंबर को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, मतलब बराबर बराबर थे। ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने क्या किया कि ब्रुसेल्स में क्या किया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इक्वल रिप्रेजेंटेशन को। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कमिटी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादा थी, फिर भी इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था किसको, डच को भी। इसीलिए ब्रसेल्स में डच ज़्यादा थे तो इन्होंने क्या बोला कि फ्रेंच को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दे। मतलब कहने का मतलब कि फ्रेंच जहाँ ज़्यादा थे उन्होंने आधा पार्ट डच को दे दिया, और जहां डच ज्यादा थे वहां आधा पार्ट फ्रेंच को दे दिया। मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन था जिससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये बहुत अच्छी बात हुई उनके बीच में। क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक प्रकार की सरकार थी जिसको बोला गया कमिटी गवर्नमेंट। अब एक कमिटी गवर्नमेंट क्या होती है, ये किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज कमिटी के लोगों द्वारा इलेक्ट की जाएगी। जैसे डच के लोगों की एक अलग से सरकार होगी जिसको कमिटी गवर्नमेंट बोला जाएगा, और ये क्या करेंगी, और इसका मतलब इनका मैटर ये नहीं था कि ये कहाँ रहते हैं, हर कमिटी की अलग गवर्नमेंट होगी, इसी को कमिटी गवर्नमेंट, मतलब डच की अलग होगी और फ्रेंच की अलग होगी। और इनका मैटर क्या था कि मतलब ये कल्चर, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू में डिस्कस कर सकते थे, डिसीजन ले सकते थे। कौन, कमिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब आप ये सब पढ़ के हमको क्या लग रहा होगा कि जो बेल्जियम मॉडल था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, और ऐसा था भी। ये हमारे लिए ही बस नहीं, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी ये कॉम्प्लीमेट क्या था, कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, मेरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन खराब है यार, मतलब उस पर ध्यान ना देना, एक्सप्लेनेशन सही कर रहा हूँ ना, बस इतना बता देना बस। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट से ये बहुत अच्छे थे, और इन्होंने आज तक बेल्जियम में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने दिया। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि श्रीलंका ने कुछ स्टेप्स लिए जिससे उनके बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया, लेकिन वहीं दूसरी ओर बेल्जियम ने भी कुछ स्टेप्स लिए जिससे आज तक उनके बीच में सिविल वॉर नहीं हुआ। और ये जो मॉडल अपनाए गए थे ये बहुत अच्छी तरीके से आज तक वहाँ पे काम कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि दे हेल्प टू अवॉइड स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कमिटीज एंड पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री और लिंग्विस्टिकली। मतलब कि ये जो मॉडल अपनाए गए जिससे क्या हुआ, सिविल वॉर नहीं हुआ। ठीक है, लिंग्विस्टिक लाइंस पे डिवीजन ऑफ पावर हुआ। ठीक है, अब देखिए
जब बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या किया, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर था उसको ब्रसेल्स में दिया गया। क्यों? क्योंकि ब्रसेल्स में अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, डिफरेंट कमिटी के लोग रहते थे, इसलिए यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर था वो ब्रसेल्स को, जो कि बेल्जियम की राजधानी थी, उसको बनाया गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब देखिए, अब बात आती है कि हमने इन दो स्टोरी से क्या सीखा। What do we learn from these two stories? अब देखिए, दोनों श्रीलंका और बेल्जियम दोनों डेमोक्रेसी कंट्री हैं, लेकिन इन्होंने जब पावर शेयरिंग की बात आई तो एक अलग अलग प्रकार से इन्होंने अपने सिचुएशन को हैंडल किया। श्रीलंका ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिससे उनके कम्युनिटीज़ के बीच में सिविल वॉर हो गया, लेकिन वहीं दूसरी ओर बेल्जियम ने कुछ ऐसे, मतलब बोल सकते हो कि बेस्ट डिसीजन लिया, बेस्ट मॉडल को अडॉप्ट किया, जिससे आज तक वहाँ पे कोई भी सिविल वॉर नहीं हुआ और आज तक गवर्नमेंट बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अलग अलग देश ने अलग अलग पावर शेयरिंग के क्या लिया, डिसीजन लिया। तो चलिए हम पढ़ देते हैं एक बार। Yet they dealt with the question of power sharing differently. In Belgium, the leader have realized the unity of the country. और जो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने ये रियलाइज किया कि कंट्री की यूनिटी तभी तक है, मतलब कंट्री में एकता तभी बनी रहेगी जब हम वहाँ के रहने वाले सारे लोगों के इंटरेस्ट को उनके फेवर में काम करेंगे। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करना चालू कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएगा, जो कि सिविल वॉर का रूप ले सकता है। क्लियर है? अब देखिए, ये सब मैंने आपको बता ही दिया, ये बस पढ़ने की औपचारिकता निभानी है। श्रीलंका, अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि बेल्जियम ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, वहीं श्रीलंका ने किया उल्टा, मतलब एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल दिया, मतलब जो बेल्जियम ने किया उसका उल्टा श्रीलंका ने किया, ठीक है। इसने ये बताता है, वहाँ के जो श्रीलंका के लोग थे, मेजॉरिटी कमिटी थी, वहाँ क्या था, जो मेजॉरिटी कमिटी सिन्हाला थी, वो सरकार के ऊपर अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाहती थी, है ना। इसीलिए तो क्या हुआ, कंट्री में यूनिटी नहीं रह पाई और सिविल वॉर हो गया। क्लियर है दोस्तों? अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल। यहाँ पे डिजरेबल का मतलब है कि इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में आ सकता है कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके हम दो रीजन दे सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए क्योंकि पेपर में आपको आ सकता है कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो इसके दो रीजन है। पहला क्या है कि पावर शेयरिंग इज अ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। कहने का मतलब कि जो पावर शेयरिंग होता है उससे जो पॉसिबिलिटी होती है कॉन्फ्लिक्ट की वो कम होती है, रिड्यूस होती है। आप इसको एक एग्जांपल से समझो, ठीक है। आप दो भाई हो, ठीक है, आपके पापा ने चॉकलेट लाए, पेरेंट्स चॉकलेट लाते हैं, ठीक है। तो दो चॉकलेट लाए, तो एक चॉकलेट आपके भाई को दे दिया और एक चॉकलेट आपको दे दिया। तो आप बताओ क्या वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्या दोनों भाइयों के बीच में विवाद होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक उसको भी मिली है और एक आपको भी मिली है, तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पापा 3 चॉकलेट लाते हैं और 2 चॉकलेट आपके भाई को दे देते हैं और 1 चॉकलेट आपको दे देते हैं, तो आपको लगेगा ना कि उसको 2 चॉकलेट मिली, मेरे को 1। तो यहाँ पे धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएगा। तो यहीं से समझिए कि जो पावर शेयरिंग होती है वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो विवाद होता है, उसकी संभावना को कम करती है। आई होप मैंने बहुत अच्छे से ये टॉपिक, मतलब ये जो रीज़न है, पहला रीज़न आपको समझाया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इससे क्या होता है कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है ऑफन लीड्स टू वायलेंस। अब देखिए, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा, उससे क्या होगा, वायलेंस होगा, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब सरकार बदलती रहेंगी, ठीक है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अब आप बोल सकते हो कि सॉरी, यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्डर था, आप बोल सकते हो कि जो पावर शेयरिंग है वो बहुत अच्छा तरीका है पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबल करने के लिए। मतलब कि एक ही सरकार रहे, ऐसा हो तब होगा जब वहाँ पे पावर शेयरिंग होगी, ठीक है। अब देखिए, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन। अब देखो, मान लो कि कोई मेजॉरिटी ग्रुप है, ठीक है, आप उसकी ही विल को बार बार किसी माइनॉरिटी पे डोमिनेट कर रहे हो, मतलब थोप रहे हो, तो कब तक होगा अच्छा? ये एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है, आपको लगे कि अच्छा है, लेकिन कब तक?
शॉर्ट रन टाइम तक, मतलब कि 1 साल 2 साल, उसके बाद तो उसको समझ में आ जाएगा तो हाँ भाई मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और धीरे धीरे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा। तो कहने का मतलब कि जब हम मेजॉरिटी कमेटी के बिल को, मतलब उसकी जो वो चाह रहा है उसको हम इम्पोज करते हैं किसी दूसरे के ऊपर, मतलब माइनॉरिटी कमेटी के ऊपर, तो ये शॉर्ट रन के लिए अच्छा है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन, मतलब कि लंबे समय के लिए ये देश की एकता को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। क्लियर है? अब देखो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी इस बुक की, कि टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी इट नॉट जस्ट, जो देखिए ध्यान से पढ़िएगा, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट्स ऑफन ब्रिंग रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। इस लाइन का मतलब है कि जो अत्याचार है, जो मेजॉरिटी जो कमेटी है वो अत्याचार कर रही है किसके ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट विल बी ऑप्रेसिव फॉर ओनली द माइनॉरिटी, इससे सिर्फ माइनॉरिटी कमेटी को नुकसान नहीं होगा, इट ऑफन ब्रिंग रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल, और ये हमेशा होता है कि उससे मेजॉरिटी कमेटी खुद बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो ये लाइन ध्यान रखिएगा कि जो अत्याचार होता है मेजॉरिटी का, उससे ना सिर्फ माइनॉरिटी को हानि होती है बल्कि मेजॉरिटी कमेटी भी खत्म हो जाती है, उसका रूइन हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? ये पहला रीजन था व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, या यू कैन से द डिजरेबल इन द डेमोक्रेसी। अब दूसरा रीजन देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है? देयर इज अ डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आप बोल सकते हो कि ये जो पावर शेयरिंग है ना, वो डेमोक्रेसी की आत्मा है। अगर किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में पावर शेयरिंग नहीं हो रही है तो मतलब कि वो डेमोक्रेसी है ही नहीं, वो खत्म है। यू कैन से इट इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि डेमोक्रेसी की आत्मा है पावर शेयरिंग। क्लियर है? अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर। एक डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग होता है, उनके साथ जो अफेक्टेड होते हैं उसकी एक्सरसाइज से, मतलब कि जो उस चीज से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो सरकार में भाग ले रहे हैं उससे, एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, और जो काम करते रहेंगे उनके बीच में पावर शेयरिंग जरूर होना चाहिए। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों का ये अधिकार है कि वो कंसल्टेशन कर सकते हैं, वो सलाह ले सकते हैं कि कैसे शासित किया जाना चाहिए, कैसे उनके ऊपर गवर्न किया जाना चाहिए। ठीक है, और एक जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है जहाँ का जो नागरिक होता है वो सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है और अपनी हिस्सेदारी को एक्वायर करता है, मतलब कि वो सरकार में हिस्सा लेता है, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करता है और अपनी पोजीशन को एक्वायर कर लेता है, जगह बना लेता है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पहला रीजन था उसको प्रूडेंटियल बोल सकते हैं और सेकंड को मोरल बोल सकते हैं। तो ये प्रूडेंटियल रीजन जो होगा वो स्ट्रेस दैट पॉलिटिकल शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम। ये ऐसा मानता है प्रूडेंटियल रीजन कि इससे जो पावर शेयरिंग होगा उसका बेटर आउटकम होगा, मतलब इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो मोरल रीजन है वो एम्फसाइज करता है कि वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूबल। जो पावर शेयरिंग के बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो कि बहुत वैल्यूबल हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया, व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। अब आगे हम बढ़ते हैं, और ये तो आप खुद से पढ़ सकते हो, कहानी वहानी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के बीच में शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब पावर शेयरिंग के बोल सकते हो आप टाइप्स, कितने प्रकार से पावर को शेयर किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो देखो पहले क्या था, पहले यही मानना था कि पावर को शेयर नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग है ये अपोजिशन में आया है, उस अपोजिशन में कि पॉलिटिकल पावर को डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए, उसके अपोजिशन में आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग आया है। देखो फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। मतलब बहुत लंबे समय तक ये माना जाता था कि जो पावर है, सरकार की जो पावर है उसको एक ही आदमी के हाथ में होना चाहिए या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में होना चाहिए जो एक ही
प्लेस पे हो, ठीक है ना। मतलब कि कहने का मतलब कि पावर को शेयर नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कहना था पहले, ठीक है। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन। और ये माना जाता था कि अगर पावर को शेयर कर दिया जाता है तो उससे हम क्विक डिसीजन को नहीं ले सकते हैं। तो ये बात तो सही है, अगर पावर शेयर कर दी जाती है तो सबसे कंसल्टेशन करने के बाद, मतलब सबसे सजेशन करने के बाद, राय लेने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं कि जो ये बातें थी, जो ये नोशन था कि मतलब पॉलिटिकल पावर को चेंज नहीं शेयर नहीं किया जाना चाहिए, ये बाद में जैसे जैसे डेमोक्रेसी का एमरजेंस हुआ उसके साथ ये बातें बदल गई, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि डेमोक्रेसी का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, ठीक है। तो ये आपको पता है कि डेमोक्रेसी में सोर्स ऑफ पावर कौन होता है? लोग होते हैं, पीपल होते हैं, क्योंकि दे फॉर्म द गवर्नमेंट। हम लोग ही ना चुनाव में मतलब वोट डाल के क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। तो सरकार को कौन बनाया? हम लोग, पीपल्स, ठीक है ना। तो लोग ही होते हैं सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखिए सेम बात है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो खुद को, अपने आप को रूल करते हैं एक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। जैसे मैंने आपको बोला कि आप वोट डालते हो, सरकार चुनते हो, और सरकार को किसने चुना? आपने चुना, ठीक है, आपके पास पावर है, तो आप अपने आप को रूल कर रहे हो किसके माध्यम से? एक गवर्नमेंट के माध्यम से, सेल्फ गवर्नमेंट के माध्यम से। क्लियर हो गया? ठीक है। और एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होती है जहां पे डाइवर्स ग्रुप, मतलब अलग अलग ग्रुप के लोगों को, मतलब उनके विचारों को, थॉट्स को, उनके व्यूज़ को रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है। सोसाइटी में अगर रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, बात नहीं मानी जाएगी, तो जो श्रीलंका में हुआ था वही होगा हर जगह, है ना, ठीक है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। आपको पता है कि सबका अधिकार है कि वो कोई भी पब्लिक पॉलिसी अगर है तो उसके मतलब खिलाफ बोल सकते हैं, कि अगर गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है। हर आदमी के आवाज़ उठाने का अधिकार है, ठीक है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन डेमोक्रेसी, इसलिए ये माना जाता है कि जो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल होती है, पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। मतलब कि डेमोक्रेसी में पावर उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए, मतलब उन इतने लोगों तक पहुंचाना चाहिए जितने लोगों तक पॉसिबल हो, मतलब उतने लोगों तक शेयर करना चाहिए। अब देखो मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है, कई प्रकार से होता है, तो कुछ प्रकार को हम देख लेते हैं। पहला प्रकार क्या है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में शेयर की जाती है पावर, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। इसको हम हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब देखो मैं आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। हॉरिजेंटल ये होता है, ठीक है, ये मतलब कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, मतलब ये बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, किसी एक की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, तीनों की वैल्यू क्या है, वो बराबर है। मतलब ये इनको अलग अलग पावर दी गई है कि आप सब की वैल्यू इक्वल है। हॉरिजेंटल पावर है ये, ठीक है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ठीक है, जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को दी जाती है एट सेम लेवल में, एट डिफरेंट पावर, मतलब अलग अलग पावर दी जाती है। जैसे जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशियल मैटर में अपना मतलब पावर को एड्रेस करेगी। एग्जीक्यूटिव कानून को मतलब एग्जीक्यूट करवाएगी, और लेजिस्लेटिव लॉ बनाएगी, ठीक है। तो तीनों की वैल्यू सेम होती है। ये हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इसको बोला जाता है, जो पावर शेयर होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, ठीक है। अब देखो ऐसी पावर को नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि लेजिस्लेटिव जो चाहे वो कर दे, एग्जीक्यूटिव जो चाहे वो कर दे, और जुडिशरी जो चाहे वो कर दे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके पास लिमिटेड पावर है, ठीक है, अनलिमिटेड पावर किसी के पास नहीं है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। मान लो कि जुडिशरी कुछ ऐसा काम करने लगता है जो लोगों के खिलाफ हो, पब्लिक
इंपॉर्टेंस के खिलाफ हो तो वहाँ पे सरकार उसके सामने आ सकती है और जुडिशरी को रोक सकती है। और मान लो सरकार ही कुछ गलत काम करने लगे तो जुडिशरी उसको रोक सकती है। आप जब आगे की क्लास में जाओगे तो ये फैक्ट बहुत अच्छे से समझोगे, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। इससे क्या होता है, जो पावर का बैलेंस बना रहता है, ठीक है। अगर लेजिस्लेटिव ने गलत काम किया तो उसको जुडिशरी रोकेगी और जुडिशरी ने किया तो उसको लेजिस्लेटिव, और ऐसे ही तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो। लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा कि जो डेमोक्रेसी में जो मिनिस्टर होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, ये भी अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए या फिर स्टेट असेंबलीज के लिए, ठीक है। जैसे जो मिनिस्टर होता है वो अगर कोई डिसीजन लेता है तो किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, पार्लियामेंट को होगा, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे क्या बोलो आप कि जो जजेस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, उसको एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है। लेकिन वही जज अगर सरकार गलत कर रही है, एग्जीक्यूटिव गलत कर रही है, तो वो जज रोक सकता है, जुडिशरी उसको रोक सकती है, ठीक है। इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, चेक एंड बैलेंसेस ऑफ पावर, ठीक है। पावर को चेक और बैलेंस करना, ठीक है, मतलब रोकना और उसको बैलेंस करना। तो ये पहला फॉर्म था पावर शेयरिंग का। दूसरा फॉर्म क्या होता है, अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। अब आपको पता है कि सरकार के बीच में डिफरेंट लेवल पे पावर को शेयर किया जाता है। जैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। जैसे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर क्या होती है, रीजनल गवर्नमेंट होती है। रीजनल गवर्नमेंट के अंदर जैसे जो ग्राम पंचायत आ गया, ठीक है, पंचायत आ गया, म्यूनिसपैलिटीज़ आ गई है। और सेंटर गवर्नमेंट में सेंटर कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट में सेंटर कानून स्टेट बनाएगी, ठीक है। तो इनके बीच में पावर शेयर होता है। लेकिन इस पावर को हम क्या बोलते हैं, ये पावर क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर है, मतलब कि अभी हमने हॉरिजॉन्टल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव ऐसा पढ़ा था, लेकिन ये पावर ऐसी है, सेंटर ऊपर है, स्टेट इससे नीचे, फिर रीजनल सबसे नीचे है, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन पावर सबसे ज़्यादा सेंटर की है, फिर स्टेट की है, फिर रीजनल गवर्नमेंट की है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलो, ठीक है, तीसरा मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है, चाहे वो रिलीजियस के बेसिस पर हो या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बेसिस पे हो, जैसे आपने बेल्जियम में देखा, ठीक है। एक अच्छा एग्जांपल है, ऐसे अरेंजमेंट है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। अगर पावर शेयरिंग की बात आ रही है तो जो बेल्जियम है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो, कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि जो देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन। अब देखो, कहीं मेजॉरिटी में होते हैं, कहीं माइनॉरिटी में होते हैं, तो उनको कैसे पावर शेयर किया जाए, तो उनको कुछ रिजर्वेशन दे दिया जाता है, ठीक है, रिजर्व कर दिया जाता है, जिससे उनको भी पावर मिल सके, ठीक है। क्लियर है, तो ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। ये भी आप पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। और फोर्थ पावर है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी ऑल्सो बी सीन इन वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। आप देखो, अलग अलग टाइप की पॉलिटिकल पावर होती है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, बसपा हो गया। तो ये बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं, ठीक है। तो इनके पास भी पावर होती है। क्या पावर होती है, मान लो जो रूलिंग पार्टी है वो कोई गलत डिसीजन ले रही है, तो अपोजिशन पार्टी उसके खिलाफ मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। उसके खिलाफ क्या बोल सकती है, उसके स्ट्रगल कर सकती है कि आप गलत कर रहे हो, उसको चेक कर सकती है, रोक सकती है। तो ये सारी चीज़ें फोर्थ वाले में बताई है। तो दोस्तों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब हम आपको मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ। ये चारों टॉपिक आप पढ़ सकते हो, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो दोस्तों, मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।